सबसे पहले तो मेरा नाम धीरेन पटेल है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और जून में ही मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं एएफओ की तैयारी में लग गया। टोटल सम ऑफ करके 72 के अराउंड मेरे टोटल मार्क्स थे और मुझे पीएनबी बैंक इस बार मिला है। तो पेपर का लेवल लगभग वही था, बट उन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से डिफाइन किया था ना कि हर स्टेटमेंट को घुमा दिया। एग्जैक्ट वो सिंपल लाइन ही है, बट उनको घुमा घुमा के ऐसे दिया। एक टाइम पे कंसंट्रेट रहे ना तो इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उससे क्या होता है, दो नुकसान होते हैं। एक तो आपकी स्पीड नहीं बन पाती है क्योंकि आप सब क्वेश्चन देखोगे और टाइम पे रिवाइज भी नहीं होता है। मेरा 40 तो क्वांट और रीजनिंग में ही आ गए थे सर। कि मॉक टेस्ट में तो 60-70 नंबर आ रहे थे सर, पर एग्जाम में 50 भी नहीं बन पाए। बट यहाँ ही आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसी की वजह से आपको पूरी एक्यूरेसी भी मिली और इवन आपके जो मार्क्स है वो भी सबसे हाईएस्ट बने, है ना। धीरे धीरे जब आपने लास्ट में मेरा इंटरव्यू लिया तो तब तक वो सब डर नॉर्मल हो गया था। और इवन सबसे बढ़िया भी मेरा इंटरव्यू भी रहा था, मॉक के कंपेयर वहां पे और बढ़िया हुआ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हमारे एएफओस जो इस टाइम पे बन चुके हैं, उनके थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजीज थी, किस तरह से उनकी अपनी अपनी जो एक अलग से तकनीकें थी जिनको उन्होंने यूज किया था टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम, ताकि आप लोग भी जो अभी इस टाइम पे एस्पायर कर रहे हैं टू बी एन एएफओ वो सीख पाए, अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको चेंज कर पाए, यूज कर पाए इनके अपनी बनाई हुई टेक्निक्स को, ताकि आपको भी जल्दी सक्सेस मिले, है ना। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ में है धीरेन जी। धीरेन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर किया। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर इस इस एग्जाम का तो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, दिक्कत है, ऐसा है वैसा है ना। बोलते हैं कि 2 साल 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं एग्जाम क्रैक करने में। लेकिन अगर अच्छे से एग्जाम करे, अच्छे से एग्जाम के ऊपर प्रैक्टिस करे, एग्जाम के लिए तैयारी करे, तो बच्चा एक बारी में भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ये आपको एग्जाम्पलीफाई करके धीरेन ने बताया, है ना। प्रॉपर प्रिपरेशन होगी तब तो एक ही बारी में हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगी, ध्यान वहां नहीं होगा, मल्टीपल चीजों में होगा, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर फोकस्ड स्टडी होगी तो जैसे पहले भी कई हमारे जो एएफओस इस टाइम पे बने हुए हैं उन्होंने बोला है कि 6 से 7 या इवन 8 महीने में भी ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, राइट। तो इसी कड़ी में धीरेन जी से मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, इनकी स्ट्रेटजी को जानेंगे, किस तरह से इन्होंने इस एग्जाम को एक तरह से क्वालिफाई किया है एंड अच्छे मार्क्स लेके इस टाइम पे ये एएफओ पीएनबी बन चुके हैं, है ना। वेलकम धीरेन जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू बिकम एन एएफओ। किस तरह का माहौल है इस टाइम पे, घर पे कैसे है सभी, खुश है ज्यादा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। घर पे सर सभी बढ़िया ही है, खुश है अभी तक तो। फिर एक बार ज्वाइनिंग मिल जाए तो और ज्यादा खुशी होगी सर। चलो अच्छी बात है, खुश है ना। पर थोड़ी दिनों में तुम्हारी खुशी ना लेने लग जाए ना, कि कहीं पता चले अब बेटा अब सरकारी नौकरी लग गई है, शादी कर लो अब, है ना। तो वो खुशी ना तुम्हारे छीन ले, वो वैसा रखना थोड़ा सिस्टम कि वैसा ना कुछ हो जाए। चलो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो अपनी, कहाँ से हो, किस तरह से आपने ग्रेजुएशन करी है, किस तरह से अपने एग्जाम के बारे में किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, देन वील गो ऑन टू द स्ट्रेटजीज। ओके, सबसे पहले तो मेरा नाम धीरेन पटेल है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एएफओ का इतना ध्यान नहीं था तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है, गुजरात से। और जून में ही मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं एएफओ की तैयारी में लग गया। और अभी हाल ही में मेरे मेंस में 42 अराउंड मार्क्स थे और इंटरव्यू में 17 मार्क्स थे। तो वो टोटल सम ऑफ करके 72 के अराउंड मेरे टोटल मार्क्स थे और मुझे पीएनबी बैंक इस बार मिला है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा स्कोर है इवन इंटरव्यू का भी और मेंस का भी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर प्री क्वालिफाई किया है तो प्री का स्कोर भी अच्छा होगा, बिकॉज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था 50 प्लस मार्क्स का जो कट ऑफ है वो जाने का। बट अगर उससे ज्यादा मार्क्स आए तो ऑब्वियसली यू वर एन अबव एवरेज स्टूडेंट इन प्री ऑल्सो, है ना। चलो स्ट्रेटेजी पे आएंगे धीरे धीरे, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज पूछेंगे। बट जो आपके एक्सेप्शनल मार्क्स मेंस में है थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, मेंस पे वापस फिर से भी आएंगे। पर थोड़ा सा मेंस का देख लेते हैं। 42 मार्क्स लेना या फिर 41.75 जो आपने मेरे को एग्जैक्ट मार्क्स बताए, उतने मार्क्स लेना इस बार के एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट था। तो क्या मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा जो कंपेटिटिव एज आपके पास में था जिसकी वजह से आपको ये मार्क्स इजीली मिल पाए? सर सबसे पहले तो अगर इस बार का पेपर देखें तो पेपर का लेवल लगभग वही था, बट उन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से डिफाइन किया था ना कि हर स्टेटमेंट को घुमा दिया। एग्जैक्ट वो सिंपल लाइन ही है, बट उनको घुमा घुमा के ऐसे दिया। तो वो हमें जस्ट टेस्ट से या टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि हम अगर एक टाइम पे कंसंट्रेट रहे ना तो इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे बैठते हैं
सबका कंपटीशन लगभग सेम ही होता है, बट डिपेंड करता है उस 45 मिनट में कितना कंसंट्रेट आप हुए। तो अगर कंसंट्रेशन से काम करेंगे तो आराम से वो पेपर 40 प्लस का ही था। बट कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन दे के पहले ही डिप्रेस हो गए, तो इस वजह से लोगों के मार्क्स कम थे और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट प्री में बाहर हो गए, तो इसलिए भी कट ऑफ कम जाने का एक रीजन भी था सर। बट पेपर का लेवल अगर बात करें तो बस क्वेश्चन घुमाया है, बाकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था अगर हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा तो। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन को चाहे कितना मर्जी घुमा ले, आपको आंसर आएगा। बट यस हाँ, सर। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो गए बिकॉज क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को घुमाया जाए तो फिर सभी को यस थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आ ही जाती है ना। यस चलो, सर। यस मूव करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, है ना। किस तरह से क्या क्या किया और क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या कुछ अलग से टेक्निक्स हैं जो आपने यूज की थी, या कुछ अलग तरीके थे जो आपने पढ़ाई में यूज किए, तो अगर वो बता सकते तो वो बता देना, ताकि हमारे जो स्टूडेंट इस टाइम पे देख रहे हैं वो उससे थोड़ी सी हेल्प लेके अपनी भी स्टडी को एक तरह से शेप दे पाए, है ना। चलो, श्योर सर श्योर। कंटिन्यू करते हैं प्री से पहले। फर्स्ट, प्रीलिम्स में किस तरह से तीनों सब्जेक्ट्स को एक तरह से आपने डिवाइड किया, कैसे कैसे पढ़ाई करी। सर अगर सबसे पहले देखें तो प्री की बात करता हूँ। और सर प्री में जब बात करें तो इंग्लिश तो हमें मैक्सिमम अटेंड करना ही होता है, क्योंकि वो तो हमारे कॉन्सेप्ट पे है कि, और आजकल इंग्लिश का पेपर भी ऐसे ही आ रहा है कि आपको अटेंड करना पड़ेगा लगभग। बट अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं सर कि पूरा जितना सिलेबस है वो सब देखते हैं। उससे क्या होता है, दो नुकसान होते हैं। एक तो आपकी स्पीड नहीं बन पाती है, क्योंकि आप सब क्वेश्चन देखोगे और टाइम पे रिवाइज भी नहीं होता है। तो जो मैंने बेसिकली फॉलो किया था कि हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही करना है। जस्ट एक रीजनिंग की बात करूँ तो हम पजल कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, उससे हम 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। और मेरा सर रीजनिंग में और क्वांट में दोनों में 100% एक्यूरेसी था, और मैंने वहाँ पे 20 क्वेश्चन किए थे। और क्वांट में भी ऐसे ही मैंने कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही की, क्योंकि हमें पूरा जनरल बैंकिंग तो करना नहीं है, हमें बस प्री निकालना था। तो मैंने जस्ट एज क्वांट में डीआई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सिंपल क्वेश्चन करके मैंने कोशिश किया कि उस पर ही मेरी पकड़ बनाऊं कंटिन्यू, और उन पे एक्यूरेसी बढ़ाऊं और स्पीड बढ़ाऊं। इसलिए कुछ सेलेक्टिव टॉपिक करें और उन पे अपनी पकड़ अच्छी करें, जिससे कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ना कि वहां पे टॉप करना है। ये स्ट्रेटेजी से मैंने काम किया था सर वहाँ। और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, मेरा 40 तो क्वांट और रीजनिंग में ही आ गए थे सर, और ओवरऑल मेरा 53 था। और मैंने इंग्लिश में भी लगभग मेरे एक्यूरेसी 70% के आसपास थी सर। ठीक है, तो मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस किया, ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश यस सर। थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो कम होती है, सभी की कम होती है। यस बट हाँ, जो एक्यूरेसी वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि रीजनिंग और क्वांट, उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी है। बहुत अच्छी बात है कि 100% एक्यूरेसी, नॉट जस्ट इन मॉक इंटरव्यू, सॉरी मॉक टेस्ट, बट इन द फाइनल टेस्ट। अगर वहां पे और भी सर 100% एक्यूरेसी आ रही है तो दैट मीन्स कि आपने कुछ अच्छा लेवल का जो एक तरह से क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, क्वेश्चन को आंसर करना, वो सब बहुत अच्छे से किया था। वो एक सर डिपेंड भी करता है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में कंसंट्रेट होना पड़ता है। मेरा हाईएस्ट मार्क्स जो मैंने मॉक दिए थे सभी, उसमें मेरे 48 ही थे हाईएस्ट, पर वहां पे मेरा 53 हो गया। और पेपर भी थोड़ा लेवल का था, बट फिर भी वहां पे 53 हुआ। और मेंस में भी ऐसा ही सीन हुआ, मेरा हाईएस्ट मार्क्स मेंस में फाइनल एग्जाम में थे सर। अच्छा, तो मतलब आपके मॉक टेस्ट में कंपैरेटिवली कम मार्क्स थे एंड फाइनल यस सर। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स। ये उल्टा होता है वैसे, यूजुअली स्टूडेंट्स यस के साथ सर। में उल्टा होता है कि मॉक टेस्ट में तो 60-70 नंबर आ रहे थे सर, पर एग्जाम में यस 50 सर। भी नहीं बन पाए, है ना। आपका थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि एक्यूरेसी पे फोकस किया वहां पे। उस यस सर। ड्यूरेशन में जो आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन था, 2 घंटे का आपका मेंस का था, 45 मिनट्स का आपका, सॉरी 2 घंटे का आपका प्री का था, ठीक 45 मिनट्स का आपका मेंस का था, उसमें आपने पूरा कंसंट्रेशन दिया। तो है। यस सर। बेसिकली वही वाली पार्ट होती है कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो एक साइड है, वो 50% आपकी प्रिपरेशन को बना रहा है या मार्क्स को यस बना सर। रहा है, एंड 50% काम आपकी जो उस एग्जाम के दिन में आप उन टाइम में करते हो वो कर रहा है ना। तो फिफ्टी यस फिफ्टी का वेटेज रहता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लैप्स कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, बट यहाँ ही आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसी की वजह से आपको यस पूरी एक्यूरेसी भी मिली, और इवन आपके जो सर। मार्क्स है वो भी सबसे हाईएस्ट बने, है ना। चलो, यस सर। तो मेंस का, सॉरी प्री का तो आपने बता दिया कि किस किस तरह से आपने यस सर। फोकस स्टडी करी, हर एक सब्जेक्ट को लिया, देन उसके कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको चूज करके आपने प्रॉपर्ली उसको प्रिपेयर किया, राइट। देन उसके यस बाद सर। मॉक यस सर। टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट तो बेसिकली हर किसी को देने चाहिए जब हाँ प्रीलिम्स सर। हाँ कर सर। रहे हैं ना। चलो, यस तो सर। अभी मेंस का देखते हैं, बिकॉज मेंस में ऐसा नहीं है कि 2 या 3 4 सब्जेक्ट हैं, वहां पे टॉपिक नहीं यस होता, सर। वहां पे सब्जेक्ट इतने हैं कि जितने आपके आपके प्री के टॉपिक्स है ना। तो उसमें किस यस तरह सर। से आपने डील किया, क्या क्या आपने स्ट्रेटेजीज अपनाई, किस तरह से आपने पढ़ाई करी, है ना, किस चीज ने हेल्प किया, किस चीज ने थोड़ा सा आपको एडवांटेज दिया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो अगर हमें वो कहता है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करे तो सिलेबस और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमें बताए उसके बारे में देखना चाहिए। जैसे एज आपका फर्स्ट लेक्चर होता है, या उसमें हम जनरली यही बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कंटिन्यू आ रहे हैं।
तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो जैसे एग्रो सॉइल्स या हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें उन पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एनिमल हस्बेंड्री पूरी बुक ही पढ़ने बैठ जाओ या नोट। जैसे आप बताते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या प्रीवियस ईयर के पेपर देख के उससे पता चल जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यही पढ़ना है, फिर उस हिसाब से हम अगर कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करें तो इजीली हमारे मार्क्स आ सकते हैं। और वो जनरली हम फर्स्ट लेक्चर में आप बताते ही हो, और उसी हिसाब से मैंने काम किया था कि हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही काम करना है, ना कि पूरा साइंटिस्ट बनने जितना पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैंने काम किया था सर, और वो ही फॉलो किया। और जनरली जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उन पे तो ध्यान दिया, जैसे नोट से और कुछ कुछ बुक से भी पढ़ा था। आपके नोट्स के अलावा मेरे पास सर ऑथेंटिक बुक्स भी है, उनसे भी मैंने ध्यान दिया। और फिर जो माइनर सब्जेक्ट है उनको पुराना पेपर देख के और जो एग्जैक्ट टॉपिक थे वो कवर किए। और आईबीपीएस की एक चीज है सर, वो हमेशा पेपर पैटर्न पिछले के आसपास ही रखते हैं। जो लास्ट के टॉपिक्स थे उसके अराउंड रखते हैं, बट वो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, तो इसलिए वो सब पढ़ते हैं और वहां पे वो हो जाता है सर कंफ्यूजन। ठीक है। तो मतलब आपने बेसिकली पहले तो हमारी बुक्स के साथ साथ में जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी साथ में लिया, एंड कुछ कुछ टॉपिक्स आपने यस वहां सर। से भी किए। बेसिक सा फोकस आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर रहा, लेकिन आपने माइनर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी आपने अच्छे से कवर यस किया, राइट? यस सर। यस ठीक जैसे है। सर आप बताते हो कि मेंस तो आपको नंबर प्रोवाइड करवाएगा, बट माइनर्स होते हैं वो आपको रैंक या एक जो इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं पड़े इतना मार्क्स दिलवा सकते हैं माइनर सब्जेक्ट। तो वो एग्जैक्टली, बेसिकली स्ट्रेटेजी काम आई सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसा कुछ भी नहीं रह गया कि अब मेजर या माइनर ऐसा कुछ टॉपिक में यस डिफरेंशिएट कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल आ चुके हैं, है ना? एग्रीकल्चर में एएफओ के एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको सारे ही जो टॉपिक है उनकी इक्वल वेटेज ही मिलेगी। डिपेंड करता है कि हाँ आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है या आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा आता है, उसके ऊपर आप यस पर एक तरह से स्टडी कर सकते हो। बट बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको साथ साथ में लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपको उसको थोड़ा सा ही ऐसे स्किमिंग किया और छोड़ दिया। प्रॉपर स्टडी करनी यस पड़ेगी, रिवीजन करने पड़ेंगे। उसी से ही आपके मार्क्स ऐसे बनेंगे कि आपको इंटरव्यू के मार्क्स की टेंशन लेनी ना पड़े, है ना? चलो, यस सर। यस तो सर। ये हो गया मेंस का। अब थोड़ा इंटरव्यू का देखते हैं, यस। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी इंटरव्यू में हिचकिचाहट रहती है बच्चे के मन में, है ना? कभी भी यस जो यस। स्टूडेंट है इंटरव्यू के लिए जाता है उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस फील होता है, कई बार स्वेटिंग हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते भूल जा रहा है चीजें। तो वो चीजें आपने कैसे यस हैंडल करी, एंड उन चीजों के लिए किस तरह से आपको हेल्प मिली? सर, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में मुझे सबसे ज्यादा डर लगा था। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा मेंस निकल जाएगा, पर मुझे इंटरव्यू का दिक्कत था, तो इसलिए मैंने मेंस में भी अच्छे से पढ़ा। पर इंटरव्यू का जब बारी आई तो दीपक सर का एक वीडियो लेक्चर आया था जस्ट एज मेंस का एग्जाम खत्म होते यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला था हमारा कोर्स लो, तो मैंने कोर्स यानी अगेन लिया हुआ था, फिर भी मैंने इंटरव्यू का वापस लिया था, जो नॉर्मल बैच होते हैं ना उनसे अलग। वहां पे मैंने पूरे पुराने वीडियोस भी देखे, और मेरे इससे पहले सर 2 बार इफ्को का इंटरव्यू दिया था मैंने। तो उसकी वजह से और टेंशन था मुझे, क्योंकि वो दोनों बहुत बेकार गए थे मेरे। तो फिर मैंने वीडियो लेक्चर लिए और वहां से मैंने हर चीज को जस्ट एज प्रिपरेशन आपने बताया, अपने एरिया को जानो या कुछ वेराइटीज को जानो, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या असाइनमेंट जो डेली दिया करते थे आप सब लोग, तो वो पर्टिकुलर एक नोट्स के फॉर्मेट में बनाए और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वहां पे उन्होंने मुझसे पूछे। और इवन लास्ट में जब इंटरव्यू वाले पैनल थे वो इतने खुश हुए, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा इंटरव्यू सबसे बेस्ट है। और जयपुर में सर लगभग अराउंड 14-15 हाईएस्ट मार्क्स दिए थे, और मुझे 17 के अराउंड जयपुर वालों ने मार्क्स भी दिए थे सर। और स्पेशली इन सब के अलावा सर अगर बात करें वीडियो, जैसे मॉक इंटरव्यू हर कोई लेते ही है कोचिंग वाले, बट जस्ट एज दीक्षा मैम है, उनसे मैंने इतनी बार कांटेक्ट किया है एंड पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके उन्होंने रिप्लाई दिया। एक दो बार आपको भी डाउट से मैंने बात किया था, तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया। तो वो वहां पे डाउट हाथों हाथ क्लियर भी होते गए। तो फिर वो धीरे धीरे जब आपने लास्ट में मेरा इंटरव्यू लिया, तो तब तक वो सब डर नॉर्मल हो गया था। और इवन सबसे बढ़िया भी मेरा इंटरव्यू भी रहा था, मॉक के कंपेयर में वहां पे और बढ़िया हुआ। वही वाली बात होगी है ना, फिर से आपके लिए कि मॉक यस टेस्ट में जितना परफॉर्म कर रहा हूँ या मॉक इंटरव्यूज में जितना परफॉर्म कर रहा हूँ उससे ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस फाइनल रिजल्ट में मिल रही है ना। चलो, अच्छी बात। सर, इतना उम्मीद भी नहीं था कि हाँ जी, हाँ जी। इतना उम्मीद नहीं था 17 मार्क्स का, फिर भी हुआ वो बहुत बढ़िया सर। मैंने आते ही फिर रिजल्ट आते ही मैम को भी मैसेज किया और हमारे ग्रुप में भी पर्सनली मैसेज किया था मैंने सर को। चलो, एक्सपेक्टेशंस कम थी, बट स्टिल आपकी जो परफॉर्मेंस थी या फिर आपका जो अप्रोच था वो एक तरह से टारगेटेड अप्रोच था। बेसिकली आप यहां वहां नहीं भटके, यस सर। किसी एक बेसिक चीज पे आप यस टिक सर। गए कि हाँ इतना करना है, उतना ही करना है और उसको अच्छे से करना है।
एक्यूरेसी यस सर। मैंने आपको पहले भी बोला हर एक चीज में मैटर करती है ना। कोई भी एग्जाम होगा अगर उसमें नेगेटिव स्कोरिंग है तो उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है। तो यहाँ पे भी हर एक एग्जाम में, हर एक इसमें फेज में आपकी जो एक्यूरेसी है वो मैटर करेगी। आपने उस पर फोकस किया, आपने फोकस्ड स्टडी की, इसी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो चुका है ना। बिकॉज मोस्टली यस स्टूडेंट्स विल से कि हाँ 3 साल लग जाते हैं, कई बार 4 साल लग जाते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा साल लग जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है। बट उसका रीजन यस ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और एग्जाम सही नहीं हो रहा। इसका रीजन ये है कि आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत अच्छे से करोगे तो एक ही साल में एग्जाम जो है वो आप अच्छे से रिजल्ट ले आ सकते हो, है ना। ये आपके सामने यस सर। धीरेन ने प्रूव कर दिया एक तरह से, और उन्होंने स्ट्रेटजी भी बता दी कि किस तरह से उन्होंने फोकस स्टडी करी और उसकी वजह से उनको आज यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुकी है ना। बाकी रही बात की, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट अगर हमारे पास में है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चाहे फिर वो दीक्षा मैम हो, दीपक सर हो, या फिर हमारा या कोई भी स्टाफ मेंबर हो, अगर उनको आप मैसेज या फिर किसी तरह से कॉन्टेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर तो हमेशा ही स्टूडेंट्स के पास में रहते हैं। साथ में जो आपका कोर्स होता है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन भी होता है जहां पे सारे डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें तो अवेलेबल रहती हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है, बिकॉज ऑब्वियसली उनसे ही हम हैं और हमसे वो है ना। तो वो वाला यस पार्ट सर। तो जरूरी है ही है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन धीरेन, एंड थैंक यू फॉर थैंक यू सर। ब्यूटीफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप जो है अच्छे से एएफओ को एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपने डेडिकेटेडली स्टडी करा या नहीं करा, एंड उसको कितने अच्छे तरीके से फाइनली एग्जाम में आप एक तरह से आउटपुट ला पाए, है ना। अगर वहां पे यस दिक्कत कर देते तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन वहां पे आपने सबसे अच्छा परफॉर्म करा, इवन चाहे वो आपका प्री हो चाहे वो आपका इंटरव्यू, है ना। यस सर। यस सर। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स, हमारे जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे देखेंगे इसको। जस्ट है सर, आपने भी बताया और मैंने भी पहले बताया कि फोकस स्टडी करना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाओ। जस्ट एज मैंने बताया, मेरे जून में मैं एमएससी किया और उसके बाद अराउंड 4 to 5 मंथ, क्योंकि एग्जाम इस बार जल्दी भी हो गए, बट फिर भी एक स्ट्रेटेजी थी और टारगेट स्टडी प्लान था। तो आराम से 4 to 5 मंथ मैं मानता हूँ कि हम कंटिन्यू पढ़े, अच्छे से पढ़े तो हो सकता है सर। ठीक और है, इसलिए सभी मेहनत से पढ़ो बस। ठीक है। स्टिल किसी के कोई डाउट हो, किसी भी बच्चे को कुछ डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लीजिएगा, एंड धीरेन विल बी देयर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड साथ ही साथ अगर धीरेन ना कर पाए तो हम तो अवेलेबल हमेशा है ना। तो क्वेश्चंस या डाउट्स आपके जो भी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू धीरेन, थैंक यू फॉर थैंक यू सर। वंडरफुल सेशन। ठीक है सर।